तो क्या आप अपनी टैक्सेशन लॉ के एग्जाम के लिए तैयार हैं? अगर आपको यूनिट 4 के कॉन्सेप्ट्स थोड़े मुश्किल लग रहे हैं तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हम यहाँ इसे एकदम आसान बनाने के लिए ही हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सप्लेनर में दोस्तों हम सेमेस्टर 4 टैक्सेशन के यूनिट 4 को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिडक्शंस एंड रिलीफ और हाँ, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे ताकि आप एग्जाम के लिए एकदम रेडी हो जाएं। तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को देखेंगे, फिर हम समझेंगे कि डिडक्शंस, रिबेट्स और रिलीफ आखिर हैं क्या और कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम इनकम टैक्स अथॉरिटीज के स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करेंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे और एंड में कुछ सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Okay, so let's dive into our first topic, income from other sources. ये इनकम टैक्स एक्ट का एक बड़ा ही यूनिक हेड है, जिसके बारे में सेक्शंस 56 से 59 में बताया गया है। तो आखिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या IFOS है क्या? इसे रेजिड्यूअरी हेड कहते हैं, मतलब बचा कुचा। सिंपल भाषा में ये इनकम टैक्स का आखिरी स्टेशन है। अगर कोई इनकम पहले 4 हेड्स यानी सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस/प्रोफेशन या कैपिटल गेन्स में नहीं आती तो वो सीधा यहाँ आकर टैक्स होती है। इट्स अ कैच ऑल कैटेगरी। अच्छा, अब देखते हैं इसमें आता क्या क्या है। देखिए, इसमें डिविडेंड से होने वाले इनकम आती है, आपके बैंक डिपॉजिट्स पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आता है, और हाँ, अगर आपने KBC या किसी लॉटरी में जीता है तो वो इनकम भी यहीं आएगी, जिस पर सीधा 30% का फ्लैट टैक्स लगता है। इंटरेस्टिंग है ना? MP या MLA की सैलरी भी इसी हेड में टैक्स होती है, क्योंकि यहाँ कोई एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता। और एक बात, अगर आपको किसी नॉन रिलेटिव से 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट मिलता है तो वो भी टैक्सेबल है। इसकी कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है। स्टेप 1, सेक्शन 56 के हिसाब से सारी इनकम को जोड़ो। स्टेप 2, सेक्शन 57 के अंडर उस इनकम को कमाने में जो खर्चे हुए हैं उन्हें घटा दो। स्टेप 3, ध्यान रखें कि सेक्शन 58 के मुताबिक पर्सनल खर्चों पर कोई छूट नहीं मिलेगी। और स्टेप 4 में सेक्शन 59 के अनुसार डीम्ड इनकम को ऐड कर दो। एग्जाम के लिए सेक्शन 57 और 58 पर खास ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड पार्ट की तरफ, जो हर टैक्स पेयर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ हम टैक्स लायबिलिटी को लीगली कम करने के टूल्स यानी डिडक्शंस, रिबेट्स और रिलीफ्स के बारे में बात करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि अपनी ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद आप अपने टैक्स के बोझ को कानूनी तौर पर कम कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब इन्हीं 3 शब्दों में छिपा है। ये स्लाइड बहुत ही क्रूशियल है, ध्यान से समझिएगा। डिडक्शन, रिबेट और रिलीफ में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। डिडक्शन आपकी कमाई यानी ग्रॉस टोटल इनकम को कम करता है, जबकि रिबेट और रिलीफ आपके फाइनल टैक्स पेमेंट को कम करते हैं। डिडक्शंस चैप्टर VIA में आते हैं और सेविंग्स को बढ़ावा देते हैं। रिबेट सेक्शन 87A कम इनकम वाले लोगों के लिए है, और रिलीफ सेक्शन 89 तब काम आता है जब आपको पिछले सालों का अरियर्स मिलता है, ताकि आप पर एक्स्ट्रा टैक्स ना लगे। अब चैप्टर 6A के कुछ फेमस सेक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 80C, जिसे हम सब जानते हैं। इसमें आप PPF, LIC जैसे इन्वेस्टमेंट्स पर 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। 80D है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, 80G है दान पुण्य के लिए, और 80E है एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पर, जिसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। और हाँ, सेक्शन 80A का गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, आपके टोटल डिडक्शंस कभी भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकते। चलिए इस चार्ट से समझते हैं। मान लीजिए आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है 12.5 लाख। आपने अलग अलग सेक्शंस में टोटल 2,63,000 के डिडक्शंस क्लेम किए। इससे क्या हुआ? आपकी नेट टैक्सेबल इनकम सीधे घटकर 9,87,000 हो गई। मतलब अब आपको कम इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। इट्स अ ह्यूज बेनिफिट। ओके, अब हम उस मशीनरी को समझेंगे जो इस पूरे टैक्स सिस्टम को चलाती है। पार्ट 3 में हम बात करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज की, जिनका जिक्र सेक्शंस 116 से 138 में है। स्क्रीन पर आप पिरामिड चार्ट को देखिए। ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर टॉप पर है CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो सारी पॉलिसीज बनाती है। फिर आते हैं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स और फिर ग्राउंड लेवल पर आते हैं असेसिंग ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर्स। एक लॉ स्टूडेंट के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन अथॉरिटीज़ के 2 तरह के फंक्शंस होते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे सर्कुलर्स निकालना, ये एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं। लेकिन दूसरा है क्वाजी जुडिशियल, जैसे टैक्स असेसमेंट करना या अपील सुनना।
ये कोर्ट प्रोसीडिंग की तरह है और इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना कंपलसरी है। मतलब दूसरे पक्ष को सुनवाई का पूरा मौका देना ही होगा। तो हम जैसे आम टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चेहरा कौन है? वो है असेसिंग ऑफिसर या एओ। ये डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर के बीच का मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आपका आईटीआर चेक करना और उस पर आगे एक्शन लेना, ये सब एओ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनका जुरिस्डिक्शन आपकी लोकेशन और इनकम लेवल पर डिपेंड करता है। असर एओ के पास काफ़ी पावर्स होती हैं। वो आपके रिटर्न की स्क्रूटनी यानी गहरी जांच कर सकते हैं। आपसे सेक्शन 131 के अंडर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकते हैं। टैक्स चोरी के शक में जांच कर सकते हैं। पिछले केसेस को सेक्शन 147 के अंडर रीओपन कर सकते हैं और अगर गलती मिलती है तो पेनल्टी भी लगा सकते हैं। चलिए एग्जाम से आए पहले एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। अगले 30 सेकंड्स में हम यूनिट 4 के सभी मेन पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। रेडी? लेट्स गो। ओके, आईएफओज, बच्चा कुचा हेड। इनकम कहीं ना जाए तो यहाँ आएगी। लॉटरी पर 30% टैक्स। डिडक्शंस, ग्रोस टोटल इनकम को कम करते हैं। एडीसी सबसे कॉमन है। रिबेट और रिलीफ, टैक्स पेबल को कम करते हैं या इनकम को नहीं। रिबेट कम इनकम वालों के लिए, रिलीफ सैलरी अरेयर्स के लिए। अथॉरिटीज, टॉप बॉडी सीबीडीटी, आपका फर्स्ट कॉन्टैक्ट एओ। दैट्स इट। रिवीजन तो हो गया, अब फाइनल टेस्ट का टाइम है। चलिए पार्ट 5 में कुछ एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस को टैकल करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को आखिरी बार टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक एमपी को सैलरी मिलती है, ये इनकम के किस हेड के अंडर टैक्स होगी? थोड़ा सोचिए। एग्जैक्टली, द आंसर इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐसा इसलिए क्योंकि एक एमपी और गवर्नमेंट के बीच एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप नहीं माना जाता, इसलिए ये सैलरी हेड में आ ही नहीं सकती। क्वेश्चन 2, अ वेरी स्पेसिफिक वन। सेक्शन 87A के अंदर 8 इंडिविजुअल मैक्सिमम कितना टैक्स रिबेट क्लेम कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर है टैक्स पेबल अमाउंट या अ स्पेसिफाइड लिमिट, दोनों में से जो भी कम हो। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड टैक्स रजीम में ये लिमिट 12,500 रुपीज़ है। इसका मेन पर्पस ही यही है कि एक सर्टेन इनकम लेवल तक के लोगों की टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाए। एंड द फाइनल क्वेश्चन, अ कंसेप्चुअल वन। जब कमिश्नर अपील्स कोई केस सुन रहे होते हैं तो उन्हें कौन सा प्रिंसिपल जरूर फॉलो करना होता है? एंड द आंसर इज द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्योंकि कमिश्नर अपील्स एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, उनके लिए फेयर हियरिंग देना और एक अनबायस्ड डिसीजन लेना, ये दोनों चीज़ें कंपल्सरी हैं। तो दोस्तों, ये था यूनिट 4 पर हमारा डिटेल डिस्कशन। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिए और अपने एग्जाम में रॉक कीजिए। ऑल द बेस्ट। जरा सोचिए, देश की प्रोग्रेस के लिए इन लॉज का अच्छे से इम्प्लीमेंट होना कितना ज़रूरी है ना? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ़ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।